गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। आज मैं लेके आया हूं क्वेश्चन सेट 14, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हर तरफ का माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। स्पेशली फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास एग्जामिनेशन के लिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हर क्वेश्चंस को गौर से उसका आंसर को एनालिसिस करने के वक्त उसको सुने और इसके रिलेटेड और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Where float or other similar deposits is worked by manual means on sloping face, the side wall shall be sloped at an angle not more than dash। जहाँ भी फ्लोट और इस टाइप का सिमिलर डिपॉजिट मैनुअल मीन्स में काम होता है स्लोपिंग फेस में, तो उस स्लोप जो साइड वाल का स्लोप हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर कितना होगा दोस्तों? ये जो क्वेश्चंस है जिससे आप लोग जानते हैं, ये रेगुलेशन 106 का क्वेश्चन है, जो मेटल फेरस माइन रेगुलेशन का। अगर रेगुलेशन नंबर 106 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि डिफरेंट डिपॉजिट के लिए उसका बेंच का हाइट कितना होना चाहिए और उसका जो स्लोप है साइड वॉल का कितना मैक्सिमम उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है फ्लोट और अदर सिमिलर डिपॉजिट के लिए जो मेंशन हुआ है 106 में, उसमें लिखा गया है कि इसका जो स्लोप होगा साइड वॉल का ये 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होगा इसका मैक्सिमम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो ये था फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट के लिए। इसमें भी लिखा गया है कि हाइट ऑफ बेंच 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट के लिए इसका बेंच हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा और इसका जो साइड वाल का एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह एलुविलियम सॉइल, मोरूम, ग्रावेल, क्ले, डेब्रिज इस टाइप का मेटेरियल के लिए भी मेंशन किया गया है। उसका जो बेंच हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा और उसका जो एंगल साइड वाल का जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब प्रोविजंस है 106 में। और तीसरा जो प्रोविज़न है कि जो भी और बड़ी थोड़ा हार्ड होगा, मैसिव होगा, कम्पैक्ट रॉक टाइप का होगा, उसका हाइट ऑफ बेंच 7.5 मीटर तक हो सकता है, 7.5 मीटर तक। ये 1961 में ये लिखा गया था ना जो MMR, तो उसी टाइम में जो मतलब 7.5 मीटर मतलब बहुत होता था। इसलिए उसका जो लिखा गया था कि जो मैसिव रॉक होगा, कॉम्पैक्ट रॉक होगा, वो उसका हाइट 7.5 मीटर तक हो सकता है। क्योंकि उस टाइम में भी जो मशीनरी होता था, जो शोभेल होता था, एक्सकावेटर होता था, वो भी उसी हिसाब से होता था। आजकल जितना बहुत बड़ा बहुत बिग कैपेसिटी का आ गया है, उस टाइम में उतना कैपेसिटी का तो था नहीं। तो इसलिए उस टाइम में जो मेंशन किया गया था कि मैसिव रॉक या हार्ड रॉक, जहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट रॉक जो माइंस में है और बॉडी का कंपोजिशन, तो उस केस में बेंच का हाइट 7.5 मीटर तक हो सकता है और विड्थ 6 मीटर से कम नहीं होगा उस बेंच उस मैसिव रॉक केस में। तो ये अलग अलग 3 कंडीशन हो गया जिसमें बहुत सारा प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन को जरूर याद रखें। ये रेगुलेशन नंबर 106 में है। तो 3 केस क्या क्या हुआ? एक साइड इन केस ऑफ एलुवियल सॉइल, मोरूम, ग्रेवल, क्ले, इस केस में जो उसका एंगल साइड वाल का 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा और बेंच का हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह फ्लोट और अदर सिमिलर डिपॉजिट का केस में उसका जो एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होगा, बेंच का हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह जहाँ कंपैरेटिवली हार्ड रॉक, कॉम्पैक्ट रॉक है, मैसिव रॉक है, बेंच ऑफ हाइट अप टू 7.5 मीटर तक हो सकता है, यानी कि 7.5 मीटर तक। विड्थ ऑफ द बेंच 6 मीटर से कम नहीं होगा। ये सब प्रोविजंस है 106 में। और हाँ, उसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 1062B। 106
का सब रेगुलेशन 2 का बी, जो क्लॉज बी अगर देखेंगे उसमें पे मेंशन किया गया है कि जिस माइंस में वेयर इन एनी माइंस इट इज प्रपोज टू वर्क बाय ए सिस्टम ऑफ डीप होल ब्लास्टिंग, जहां डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है, और विद द हेल्प ऑफ HEMM यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी अगर यूज करने का अगर आपका प्रपोजल है फॉर डिगिंग एक्सकवेशन रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन या फिर और, इस केस में ऑनर एजेंट मैनेजर 60 डेज पहले 60 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है CIM एंड RIM को। वो इस नोटिस में जो मतलब ये नोटिस किस लिए दे रहे हैं कि हम HEMM यूज करना चाहते हैं डिगिंग एक्सकवेशन रिमूवल ये सब काम के लिए, और डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं। तो CIM RIM को जब हम एक एप्लीकेशन टाइप का देंगे, CIM RIM हमको एक परमिशन देते हैं, मतलब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यूज करने के लिए माइंस में और डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए। उसमें कुछ कंडीशंस भी वो मेंशन करते हैं कि ठीक है आप लोग HEMM यूज कर सकते हैं माइंस में या फिर डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सब कंडीशंस है, इसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कंडीशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर माइंस में। तो ये सब प्रोविज़न भी 106 में है, जो कि 106(2)B ये परमिशन पर बोलते हैं इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 106 में मोटा मोटी ये मतलब जो प्रोबेबल क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो मैं पहले 3 कंडीशन बताया ओपन कास्ट वर्किंग का कि बेंच का हाइट कितना होगा, एंगल कितना होगा मैक्सिमम, ये 3 चीज़ याद रखिए। और 106(2)B में जो परमिशन देते हैं जो CIM या RIM, उसका एक एप्लीकेशन हमको देना पड़ता है 60 डेज पहले ऑनर एजेंट मैनेजर को देना पड़ता है CIM एंड RIM को। तो ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्टिफाइंग सर्जन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू डैश। सर्टिफाइंग सर्जन जो अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस, जो लोग सिलिकोसिस डिजीज में सफ़र होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए। ऑपरेट पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीरियस बॉडीली इंजरी इन द माइंस, माइंस में अगर कुछ सीरियस बॉडीली इंजरी होता है तो उनका ऑपरेशन करने के लिए। एग्जामिन पर्सन चूजन बाय इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा जो पर्सन्स को चूज किया जाता है मेडिकल फिटनेस चेकिंग के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए। बोथ A एंड C, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर्टिफाइंग सर्जन ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन C। सर्टिफाइंग सर्जन जो अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनका काम है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हो, स्पेशल ऑफिसर्स हो, CIM हो, कोई भी हो, जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी को चूज करते हैं कि मेडिकल फिट है कि नहीं है, तो उनको एग्जामिन करना ये सर्टिफाइंग सर्जन का काम है। बाकी जो दोनों काम है ये सर्टिफाइंग सर्जन का काम नहीं है, वो इसीलिए अपॉइंटेड नहीं होते सेंटर। ऐसा नहीं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम नहीं है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है, लेकिन जो सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनका काम वो नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि वो आदमी को वो एग्जामिन करेंगे, मेडिकली वो फिट है कि नहीं वो कन्फर्म कराएंगे, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, स्पेशल ऑफिसर, CIM इनके द्वारा चूजन होते हैं ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे इन माइंस। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding कैंटीन मैनेजिंग कमिटी? कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी के संबंध में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? कैंटीन मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर, यह है पहला ऑप्शन।
सेकेंड ऑप्शन, द कमिटी शैल बी कंसल्टेड नॉट लेस देन वंस इन ए मंथ। जो कमिटी का जो मीटिंग होता है, पीरियडिकल मीटिंग, मतलब ढंग से चलाने के लिए कैंटीन का कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ इशू है क्या, तो वो जो मीटिंग होगा वो नॉट लेस देन वंस इन ए मंथ कंडक्ट होगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स शैल बी 2 years। जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उनका टर्म 2 साल का रहता है। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी करेक्ट है। ओनली ए एंड सी, सिर्फ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गलत है, बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन ए क्या है? कैंटीन मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड बाय ऑनर, एजेंट और मैनेजर। कैंटीन मैनेजिंग कमिटी ऑनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते हैं। वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? कैंटीन मैनेजिंग कमिटी। कैंटीन मैनेजिंग कमिटी यानी कि उसका जो कमिटी फॉर्मेशन होगा, जो मेंबर्स में रहेंगे, वो सब बात हो रहा है। वो सब अपॉइंटेड होते हैं उन लोग ऑनर, एजेंट या फिर ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन के द्वारा। कैंटीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर नहीं होता है। और क्या क्या चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर नहीं रहता है? एक तो हो गया कैंटीन, पीट हेड बाथ, क्रेच, ये तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑनर, एजेंट और अनदर पर्सन, जो कि मैनेजर को छोड़ के और कोई एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि ऑनर, एजेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उनके ऊपर रहता है। तो इसलिए उनको, अगर जो कैंटीन के मामले में जो चुना गया है, उनको बोलते हैं ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन। तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर्स हैं वो किनके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? ओनर, एजेंट या फिर ऑफिस इंचार्ज कैंटीन, नॉट मैनेजर। इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। बाकी जो 2 ऑप्शन है ये सही है, कि जो उनका मीटिंग होगा कमिटी का, ये जो द कमिटी शैल बी कंसल्टेड, मतलब फॉर गुड वर्किंग ऑफ द कैंटीन, के लिए ढंग से चल रहा है कि नहीं, कुछ इशू है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए महीने में एक बार, नॉट लेस देन वंस इन ए मंथ। तो ऑप्शन बी सही है। तो जो तीसरा ऑप्शन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स शैल बी 2 years। जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, कैंटीन मैनेजिंग कमिटी का, उनका टर्म्स रहता है 2 साल के लिए। तो ये बी और सी सही है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जैसे आप लोग जानते हैं, ये सब प्रोविजन कहाँ है? ये कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का ये सब प्रोविजन, अगर माइन रूल 1955 का रूल 69 पढ़ेंगे तो ये सब प्रोविजंस है। उसमें क्या क्या है कि कैंटीन मैनेजिंग कमेटी अपॉइंटेड होता है ऑनर, एजेंट या फिर ऑफिस इंचार्ज कैंटीन के द्वारा। उनका जो मीटिंग होगा वंस इन ए मंथ होगा। इसमें जो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में जो मेंबर रहते हैं, उसमें एक प्रोविज़न है, रूल अगर 69 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय ऑनर, एजेंट और ऑफिस इंचार्ज कैंटीन एंड इलेक्टेड बाय द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिस इंचार्ज कैंटीन में जितना भी मेंबर रहेंगे उसका फिक्स नहीं है कि एक कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितना मेंबर रहेंगे। उसमें लिखा गया है कि जितना, मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वर्कमैन साइड से, कुछ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं मैनेजमेंट साइड से, यानी कि ऑनर, एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन के द्वारा वो लोग नॉमिनेट रहते हैं एज ए मेंबर ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। तो जितना पर मेंबर इलेक्टेड होंगे बाय द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस, माइंस में जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है, जो वर्कर कैटेगरी है, उनके द्वारा जितना आदमी इलेक्टेड होंगे, मान लीजिए उन लोगों ने 3 आदमी को इलेक्टेड किए, तो 3 आदमी मैनेजमेंट साइड से नॉमिनेट होंगे ऑनर, एजेंट या फिर ऑफिस इंचार्ज कैंटीन के द्वारा। तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, समझ रहे हैं ना? तो जितना भी आदमी वर्कर साइड से इलेक्टेड होंगे बाय द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस, उतना ही नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेट होंगे बाय ऑनर, एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन के द्वारा। तो
इक्वल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। वर्कमैन साइड से जितना रहेंगे, मान लीजिए 5 रहेंगे, तो वर्कर साइड मैनेजमेंट साइड से भी 5 रहेंगे। लेकिन जो वर्कर साइड से रहते हैं वो लोग इलेक्टेड होते हैं, जो मैनेजमेंट साइड से रहते हैं वो लोग नॉमिनेटेड होते हैं। और एक बात बोला गया है कि कितना आदमी फिर इलेक्टेड होंगे, पहले मतलब जितना इलेक्टेड होंगे उतना नॉमिनेटेड होंगे, तो कितना आदमी इलेक्टेड होंगे। उसीलिए प्रोविजन है कि माइंस में कितना आदमी इलेक्टेड होंगे बाय द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड। मतलब हर 1000 आदमी अगर माइंस में काम कर रहे हैं 1000 आदमी, तो 1000 आदमी के लिए एक मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। मान लीजिए 2000 आदमी काम कर रहे हैं, तो 2000 आदमी के लिए 2 आदमी इलेक्टेड होंगे वर्कर साइड से, फिर 2 आदमी नॉमिनेटेड होंगे ऑनर एजेंट एंड ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन के द्वारा। टोटल कितना हो गया, 2 2 4। उसी तरह ये कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशंस है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे माइंस में 1000 के लिए एक, इस स्केल में एट द रेट 1 फॉर एवरी 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड। लेकिन ये नंबर 2 से कम नहीं होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि नॉट मोर देन 5, नॉट लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक माइंस में 1000 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितना आदमी इलेक्टेड होना चाहिए, रूल के हिसाब से 1 आदमी इलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन ये नंबर 2 से कम नहीं होगा, यानी कि 1000 आदमी रहने से 2 आदमी इलेक्टेड होंगे, और मतलब वर्कर साइड से फिर 2 आदमी नॉमिनेटेड होंगे ऑनर एजेंट एंड ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन के द्वारा, तो टोटल हो जाएगा 4। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं वर्कमैन साइड से बाय द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस, उनका नंबर शाल नॉट बी लेस देन 2, 2 से कम नहीं होगा, शाल नॉट बी मोर देन 5, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ को मतलब थोड़ा याद कीजिए, इसको थोड़ा समझिए, इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट डिस्कस किया गया है टर्म ऑफ ऑफिस, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, कि जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में, उनका टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि उनका वो जो काम करेंगे 2 साल के लिए, जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ 2 साल के लिए वो लोग मेंबर एज ए मेंबर काम करेंगे कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में। तो ये सब चीज़ उसमें डिस्कस किया गया है रूल 69 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मीन्स, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मीन्स आप क्या समझते हैं। अगर एक टर्म है एक माइंस में ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए में लिखा गया है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए कैपेसिटी अदर देन सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी। मतलब जो लोग सब सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी को छोड़ के बाकी कैपेसिटी में माइंस में एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को हम लोग ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिससे जो लोग सुपरवाइजर कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, जैसे माइनिंग मेट, माइनिंग फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये सब लोग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये लोग सब सुपरवाइजरी एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी में आते हैं। तो इनको छोड़ के जो बाकी आदमी काम करते हैं, इनको छोड़ के कौन आदमी काम करते हैं, ऑपरेटर हो गया, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ब्लास्टर हो गया, ये सब लोग को हम लोग ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बोलेंगे। ये ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी और कैजुअल बेसिस। जो लोग परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो लोग टेम्पररी बेसिस में, मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टेम्पोररीली एम्प्लॉयड है माइंस में, उनको हम लोग ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बोलेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब जो फर्स्ट ए ऑप्शन ए में जो चीज़ हम लोग डिस्कस किए और ऑप्शन बी में जो चीज़ डिस्कस किए, दोनों को हम लोग ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड इन ए माइंस बोलेंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर डे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में ऑन एन एवरेज पर डे कितना एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। ऑप्शन ई बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ये सभी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप थोड़ा सोच के बताइए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। एक माइंस में अगर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवरेज नंबर्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर डे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में ऑन एन एवरेज पर डे कितना आदमी काम कर रहे हैं माइंस में, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। इस रिलेटेड और एक भी क्वेश्चन है, ये हो गया ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड और एक है एवरेज एम्प्लॉयमेंट। दोनों अलग अलग, दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी है लेकिन दो अलग चीज़ें, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, एवरेज एम्प्लॉयमेंट। ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ कि एक कैलेंडर ईयर में ऑन एन एवरेज पर डे कितना आदमी काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा, एक कैलेंडर ईयर का जितना मैंडेज है टोटल मैंडेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो अगर डिवाइड कर देंगे तो जो फिगर आएगा एक्सक्लूडिंग रेस्ट डे, हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, ये सब को छोड़ के जितना वर्किंग डे है उसको से डिवाइड करेंगे तो जो फिगर आएगा उसको हो गया एक मंथ का ऑर्डिनरली एम्प्लॉयमेंट कितना है वो निकल जाएगा। क्योंकि मैंडेज डिवाइडेड बाय डेज, डेज हट जाएगा तो मैन ही रहेगा। तो उसी हिसाब से ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल नंबर्स ऑफ मैंडेज ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। ये दोनों फिगर का डिवाइड कर देंगे तो एक माइंस का ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कितना है निकल जाएगा। सेकेंड चीज में क्या बोला, एक है एवरेज एम्प्लॉयमेंट। एवरेज एम्प्लॉयमेंट और ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड में बहुत सिमिलरिटी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, एवरेज एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग क्वार्टर। एक क्वार्टर में ऑन एन एवरेज पर डे कितना आदमी काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एवरेज एम्प्लॉयमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, टोटल नंबर ऑफ मैंडेज ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना मैंडेज हुआ डिवाइडेड बाय एक क्वार्टर में कितना वर्किंग डेज था, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट का फिगर निकलेगा। ओके, तो यह है ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड जो कि कैलेंडर ईयर बेसिस में निकाला जाता है, एक है एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो कि क्वार्टर के हिसाब से निकाला जाता है। इस टाइप का और एक चीज भी है, एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइंस। एक माइंस का एवरेज आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, इसका एक जो डेफिनेशन अगर देखेंगे, एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइंस मीन्स टोटल आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जब भी आउटपुट प्रोडक्शन इस टाइप का चीज आता है हमेशा फाइनेंशियल ईयर हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है ये तो मालूम है। कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर तक जो 12 मंथ का पीरियड है उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो 12 मंथ्स का पीरियड है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एवरेज आउटपुट जब एक माइंस का निकाला जाता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में ऑन एन एवरेज पर मंथ कितना आउटपुट निकलता है एक माइंस से उसको बोलते हैं एवरेज आउटपुट ऑफ द माइंस। ओके, तो ये सब जो डेफिनेशन से ये बेसिक्स है, ये हो सकता है आपको एक जगह पे नहीं मिले, कभी कभी आपको एमएमआर फॉलो करना पड़ेगा, कभी कभी रूल फॉलो करना पड़ेगा, कभी कभी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कभी कभी बुक्स के अंदर से कुछ पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। अगर आप हर रेगुलेशन, हर रूल, हर सेक्शन को थोड़ा इम्पोर्टेंट देके उसको गौर से थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो ये सब डेफिनेशंस भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आप देखे होंगे, पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था क्वेश्चन सेट भी देखेंगे तो डेफिनेशंस रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट की बात है, तो इसको अगर आप लोग डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे तो बाकी चीज़ भी इसके बात समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड मीन्स क्या हुआ, एवरेज नंबर्स ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ये है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइन, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइन मीन्स द एवरेज पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग डैश
फ्रॉम ऑल एक्सकैवेशंस विद इन द माइन बाउंड्री। एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? द एवरेज पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग डैश, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, क्वार्टर, नॉन ऑफ दीज। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए कि एवरेज आउटपुट जब निकाला जाता है हमेशा फाइनेंशियल ईयर को काउंट किया जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये तो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका पहले वाला क्वेश्चंस में ही हम लोग इसको ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं। तो एवरेज आउटपुट ऑफ ए माइंस मीन द एवरेज पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल एक्सकैवेशंस विद इन द माइन बाउंड्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर्स ऑफ CIM आर यूज्ड अंडर सेक्शन डैश इन केस where despite warnings management does not rectify serious violations। ऑप्शंस क्या है? 9A, 22, 22A, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पावर्स ऑफ CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का जो पावर्स कब यूज होता है? कब यूज होता है यानी कि कौन सा सेक्शंस का अंडर में यूज होता है? जहां डिस्पाइट ऑफ वार्निंग्स, मतलब बहुत बार वार्निंग देने के बाद भी मैनेजमेंट डज नॉट रेक्टिफाई सीरियस वायोलेशंस। जो भी कंट्रावेंशंस, जो भी वायोलेशंस CIM ने ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कर चुके हैं, बहुत बार मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि इसको रेक्टिफाई कीजिए, रिपीटेडली वही सीरियस वायोलेशंस को अगर मैनेजमेंट कर रहा है, उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है डिस्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग्स, बहुत बार वार्निंग देने के बाद भी, तो CIM कौन सा सेक्शन में दिया हुआ पावर को यूटिलाइज करते हैं? ऑप्शन क्या है? 9A, 22, 22A, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर कितना है? कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, कौन सा है इसका सही आंसर? इसका आंसर है, और जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? 22A। 22A इज द राइट आंसर। 22A में जो पावर दिया गया है, 22A में CIM का क्या पावर है कि प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, मतलब माइंस को टोटली बंद कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट बार बार वही रिपीटेडली वही सीरियस वायोलेशन कर रहा है और रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, अगर डिस्पाइट ऑफ सेवरल वार्निंग्स के बाद भी। तो CIM में 22A में जो पावर है कि माइंस को प्रोहिबिट करेंगे एम्प्लॉयमेंट माइंस में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर देंगे माइंस में, सिर्फ जो लोग ज़रूरत है उस वायलेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए उनको छोड़ के बाकी जितना भी एम्प्लॉयमेंट होगा, बाकी जितना भी एम्प्लॉय होगा उनको माइंस में अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उनका फुल पेमेंट, उनका फुल सैलरी मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 22A में है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एनी पर्सन कंट्रावेंट्स प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट और ऑर्डर इशूड thereafter, under which circumstance will the manager not be held guilty under section 18? सेक्शन 18 के हिसाब से अगर एक आदमी माइंस के अंदर में, माइंस एक्ट या उसके अंदर में जितना भी प्रोविजंस है, किसी एक चीज़ को कंट्रावेंट करता है, तो कौन सा सर्कमस्टेंस में मैनेजर को गिल्टी हम नहीं बोल पाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइंस में कोई भी एक एम्प्लॉय माइंस एक्ट रिलेटेड जितना भी प्रोविजंस है या फिर रूल रेगुलेशन, जितना भी हमारा स्टैट्यूटरी लॉज है, उनको अगर कोई आदमी कंट्रावेंट करता है माइंस में के अंदर, तो सेक्शन 18 में जो प्रोविजंस है उसके लिए, तो जैसे हम पहले से जानते हैं कि माइंस में कोई भी एम्प्लॉय कंट्रावेंट करते हैं उसके लिए ऑनर एजेंट मैनेजर तो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे ही, लेकिन किस सर्कमस्टेंस में मैनेजर्स को हम लोग गिल्टी नहीं बोलेंगे, मतलब मैनेजर को हम लोग दोषी साब्यस्त नहीं कर पाएंगे, किस कंडीशन में? ऑप्शन ए क्या है? इफ द प्रोविजन
कॉन्ट्रावेंटेड डज नॉट स्पेसिफिकली पुट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजर। अगर वो जो कंट्रावेंशन है उसका उस जिस प्रोविजन का कंट्रावेंशन हुआ है उस प्रोविजन के लिए अगर मैनेजर रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके, पहले ऑप्शन को सुन लेते हैं। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में, इफ द मैनेजर प्रूव्स दैट ही हैड यूज्ड ड्यू डिलिजेंस टू सिक्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस एंड हैड टेकन रेस्पॉन्सिबल मीन्स टू प्रिवेंट सच कंट्रावेंशन। अगर मैनेजर प्रूव करते हैं कि उस जो प्रोविजंस जिसको कि कंट्रावेंशन किया है कोई एम्प्लॉय, उसको कंट्रावेंशन ना करने के लिए वो नेसेसरी स्टेप लिए थे, मतलब जो भी एक्शन लेना चाहिए था उसको कंट्रावेंशन नहीं करने के लिए वो सब कंट्रावेंशन वो सब एक्शन उन्होंने लिए थे। ये अगर वो प्रूव कर पाए विथ डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैं नेसेसरी एक्शन नेसेसरी स्टेप्स लिया था कि ये जो प्रोविजंस को कंट्रावेंशन जो हुआ है उसको नहीं होने के लिए, अगर वो प्रूव कर पाए तो उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इफ ही हैड विजिटेड द माइंस रेगुलरली। जो भी हमारा कंडीशंस में है एक्ट रूल रेगुलेशंस में कि एक माइंस मैनेजर अपन कास्ट केस में कितना दिन विजिट करेगा, अंडरग्राउंड केस में कितना दिन विजिट करने से चलेगा। अगर वो रेगुलरली माइंस को विजिट कर रहे हैं तो उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा अगर माइंस के अंदर कुछ कंट्रावेंशन होता है तो। नेक्स्ट ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। सिर्फ ऑप्शन ए एंड बी में जो प्रोविजंस है वो सही है, या फिर ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज, ये सब सही है। मतलब ये सब सर्कमस्टेंस में मैनेजर को हम लोग गिल्टी नहीं मानेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली ए एंड बी। जो ऑप्शन ए एंड बी में है ये सर्कमस्टेंस में मैनेजर को हम लोग गिल्टी नहीं मानेंगे। लेकिन जो ऑप्शन सी में है, इफ ही हैड विजिटेड द माइंस रेगुलरली, अगर माइंस मैनेजर रेगुलरली भी माइंस को विजिट करते हैं, मतलब हफ्ते में 6 दिन भी अगर माइंस वो विजिट करते हैं और माइंस के अंदर कुछ कंट्रावेंशन होता है तब भी उनको गिल्टी माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो माइंस विजिट कर रहे हैं तो उनको गिल्टी नहीं मानेंगे। उनका माइंस विजिट के साथ गिल्टी पाने का या फिर दोषी साबित होने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए एंड बी में जो प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, इफ द प्रोविजन कंट्रावेंशन डज नॉट स्पेशली पुट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजर। जिस प्रोविजन का कंट्रावेंशन हुआ है वो प्रोविजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैनेजर के ऊपर नहीं है तो इस टाइप का क्या क्या प्रोविजन है जो कि मैनेजर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पीट हेड, बाथ, कैंटीन, क्रेच, ये तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का ऊपर नहीं रहता है। तो इसके रिलेटेड अगर कुछ कंट्रावेंशन होता है तो मैनेजर उसमें गिल्टी नहीं माना जाएंगे। ओके। और दूसरा जो पॉइंट है कि जो प्रोविजन का कंट्रावेंशन हुआ है अगर उस प्रोविजंस को रोकने के लिए माइंस मैनेजर जो भी नेसेसरी स्टेप्स है, जो भी नेसेसरी एक्शन ज़रूरत है वो सब लिए हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं तो भी उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding workmen's inspector? वर्कमैन इंस्पेक्टर्स का रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है यानी कि गलत है, उसको हमको चुनना है। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्स टू इंस्पेक्ट द माइन फॉर 3 days इन एवरी वीक। वर्कमैन इंस्पेक्टर को हफ्ते में 3 दिन माइंस इंस्पेक्टर करने का प्रोविजन है। ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइन शाल अकम्पनी द वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। जब वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में इंस्पेक्शन करेंगे तो उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन अकम्पनी जरूर करेंगे। ऑप्शन सी क्या है, द वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्स टू कैरी आउट हिज इंस्पेक्शन ड्यूरिंग डे लाइट। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो भी माइंस में इंस्पेक्शन करेंगे ड्यूरिंग डे लाइट में यानी कि दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी पहले पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, ए एंड सी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। तो क्या है इसका सही आंसर रिगार्डिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर?
वर्कमैन इंस्पेक्टर रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उस गलत स्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, तब जाके हम लोग क्या गलत है उसको हम लोग डिटेल में जान पाएंगे नहीं। तो सब चीज़ को आप लोग पहले देखें कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ई क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी ऑप्शंस गलत है। कैसे गलत है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि सभी ऑप्शन गलत है, कैसे गलत है। सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्स टू इंस्पेक्ट द माइन फॉर 3 days इन एवरी वीक। एक हफ्ते में 3 दिन के लिए वर्कमैन इंस्पेक्टर को माइंस में इंस्पेक्शन करने का प्रोविजंस है, ये तो गलत है। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में कौन सा रूल में डिस्कस किया गया है, वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में रूल 29Q में, रूल 29Q में स्पेशली वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जितना भी प्रोविजंस है हर प्रोविजन को अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे तो हर सेंटेंस एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए रूल 29Q को बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्कमैन इंस्पेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक रिलेटेड बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे थोरोली। पहले इस क्वेश्चंस का सही आंसर को हम लोग जस्टिफाई करते हैं, इसके बाद और क्या क्या प्रोविजन है एडिशनल उसको डिस्कस करेंगे। ओके जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को माइंस में एक हफ्ते में 3 दिन इंस्पेक्शन करने का प्रोविजन है, ये गलत है। 2 दिन इंस्पेक्शन करने का प्रोविजन है। वर्कमैन इंस्पेक्टर मस्ट इंस्पेक्ट द माइंस फॉर 2 days इन एवरी वीक। ओके, सेकेंड जो ऑप्शन है, ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइंस शैल अकम्पनी द वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। जब भी माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेंगे उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन अकम्पनी करेंगे, ये भी गलत है। क्यों गलत है, उनको एक कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं अनऑफिशियल अकम्पनी करेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिशियल के बीच में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एमएमआर में दिया गया है, माइन रूल में भी शायद है, एमएमआर में स्पेशली दिया गया है, कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स हु मे ऑल्सो सुपरवाइज, हु मे ऑल्सो परफॉर्म द वर्क, यानी कि वो सुपरवाइज भी जो कर सकता है या फिर खुद परफॉर्म भी कर सकता है, उसको हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। जैसे जो ऑपरेटर है, जो एक्सकावेटर चलाता है, डंपर चलाता है, ड्रिल मशीन चलाता है, वो सब कॉम्पिटेंट पर्सन में आएंगे क्योंकि वो खुद परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो ऑफिशियल रहता है वो सिर्फ सुपरवाइज करता है, वो परफॉर्म नहीं करता है। जैसे ऑपरेटर लोग आगे, ये सब ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल मतलब कौन कौन है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, यहाँ तक आते हैं ऑफिशियल्स। ब्लास्टर भी नहीं आता है ऑफिशियल में, वो सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन है लेकिन वो एक ऑफिशियल नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्टर एक कॉम्पिटेंट पर्सन अकम्पनी करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। उनको एक ऑफिशियल ही अकम्पनी कर सकता है, जो कि रूल 29Q में मेंशन्ड है। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत हुआ, द वर्कमैन इंस्पेक्टर रिक्वायर्स टू कैरी आउट हिज इंस्पेक्शन ड्यूरिंग डे लाइट। वर्कमैन इंस्पेक्टर को माइंस में दिन के टाइम में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्योंकि जो प्रोविजंस है, द वर्कमैन इंस्पेक्टर में कैरी आउट हिज इंस्पेक्टर एट एनी टाइम इन द माइंस, उनका मर्जी है, वो कब करना चाहेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। 24 आवर्स उनको अलाउ किया जाए, उनको अलाउ करना पड़ेगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए कोई भी प्रोहिबिशन माइंस में नहीं है। तो अगर उन बोलेंगे कि सिर्फ डे लाइट में ही इंस्पेक्शन करने का प्रोविजन है तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए तीनों ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी ऑप्शन गलत है। ओके, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर रिलेटेड और क्या क्या प्रोविजन है मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ शॉर्टली।
कि किसी भी जिस भी माइंस में 500 या उससे ज़्यादा आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होते हैं वहाँ वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न होता है। तो कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है? 500 आदमी या उससे ज़्यादा आदमी अगर एक माइंस में काम करेंगे तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं, एक माइनिंग के लिए, एक इलेक्ट्रिकल के लिए, एक मैकेनिकल के लिए। ओके। और जहाँ जो पर्सन्स एम्प्लॉयड का नंबर 1500 से ज़्यादा हो जाता है, हर एडिशनल 1000 के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन के लिए अपॉइंटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 500 आदमी के लिए 3 अपॉइंटमेंट हुए, एक मैकेनिकल, एक माइनिंग, एक इलेक्ट्रिकल के लिए। लेकिन एक माइंस में जब जो नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड 1500 से ज़्यादा हो जाता है तो हर एडिशनल 1000 के लिए एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है। मतलब पहले 3 थे, अब अगर 1500 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हर 1000 के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में अपॉइंट होते हैं। यानी कि माइनिंग डिसिप्लिन में पहले जो 1 थे अभी 1000 के लिए और एक, मतलब 2 हो गए। तो इस रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक माइंस में मान लीजिए 6400 आदमी काम कर रहे हैं तो कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप ये कैलकुलेशन को याद रखें कि 500 में 3, मतलब मैकेनिकल में 1, इलेक्ट्रिकल 1, माइनिंग में 1, और 1500 से अगर एक्सीड करता है फिगर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस का, तो हर एडिशनल 1000 में एक एक्स्ट्रा वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइनिंग डिसिप्लिन। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कोई एडिशनल नहीं रहते हैं, वो एक ही रहते हैं। लेकिन माइनिंग में हर 1500 से अगर ज़्यादा होता है फिगर तो हर 1000 में एक एक्स्ट्रा रहते हैं। तो ये सब प्रोविजंस 29Q में आपको मिल जाएगा, आप उनको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, उसमें भी और एक प्रोविज़न है वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशंस, मतलब कौन आदमी एक माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर के तरह काम कर सकता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना दिन ट्रेनिंग जाना चाहिए, उनका जो रिपोर्ट होते हैं फॉर्म यू में, ये सब बहुत सारे चीज़ है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। और इसके रिलेटेड आगे पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। या फिर रूल 29Q को आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म टी इज टू बी सेंट ऑन और बिफोर डैश। एनुअल रिटर्न जो हम लोग फॉर्म टी में भेजते हैं कब तक भेजना पड़ता है? 20th डे ऑफ फेब्रुआरी, 20th डे ऑफ जनवरी, 1st डे ऑफ फेब्रुआरी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हुआ? दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एनुअल रिटर्न इन फॉर्म टी में हम लोग जो भेजते हैं, ये कौन सा रूल का प्रोविजन के हिसाब से भेजते हैं? रूल 29P। रूल 29P में जो प्रोविजंस है कि हर माइंस का ऑनर एजेंट या मैनेजर 20th डे ऑफ फेब्रुआरी से पहले, मतलब फेब्रुआरी 20 तारीख से पहले फॉर्म टी में एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। उसमें क्या रहता है? उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स अंडरगन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ पर्सन्स अंडरगन पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, ये सब डिटेल्स फॉर्म टी में रहता है। और इसको एनुअली भेजना पड़ता है, किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा, 20th डे ऑफ फेब्रुआरी से पहले, ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ फेब्रुआरी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुड वर्क और स्ट्रक्चरल आयरन और स्टील वर्क इन कैंटीन शैल बी पेंटेड डैश। कैंटीन में जो वुड वर्क रहता है, स्ट्रक्चरल आयरन रहता है, स्टील वर्क रहता है, क्या सब रहता है? जैसे कैंटीन में जो खाने पीने के लिए टेबल चेयर डालते हैं हम लोग, वो सब स्टील का रहता है। वुड वर्क यानी कि जो दरवाज़ा है, खिड़की है, विंडोज है, ये सब वुड वर्क का भी रहता है। स्ट्रक्चरल आयरन का भी रहता है। कोई भी मतलब अलग अलग कैंटीन से अलग अलग टाइप का दरवाज़ा, विंडो, बेड, खाने पीने के लिए जो डाइनिंग टेबल चेयर, ये सब किस किस कैंटीन में स्टील का रहता है, किस किस में वुड का रहता है।
तो ये सब चीज़ रहता है। उसको कितना दिन के इंटरवल में पेंटिंग करने का प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न कहाँ है? रूल 65 में है। कैंटीन जो का डिटेल्स आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो रूल 64 से शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है? रूल 71 तक है शायद। हाँ 64 से चालू होता है। 64 में प्रोविजन ऑफ कैंटीन, 65 में स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन, 66 में फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, 67 में क्लीनलीनेस, 68 में मेंटेनेंस ऑफ कैंटीन एंड स्टाफ, 69 में कैंटीन मैनेजिंग कमिटी, रूल 70 में प्राइसेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो चीज़ मिलेगा, जो फूड्स ड्रिंक्स मिलेगा कैंटीन में, उसका प्राइस कितना होगा। अकाउंट्स रूल 71 में, तो 71 में ख़त्म होता है जो कैंटीन रिलेटेड प्रोविज़न, और शुरू होता है 64 में। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन है रूल 65 में जो डिस्कस किया गया है उसमें बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसका रिलेटेड ये क्वेश्चंस है कि जो वुड वर्क, स्ट्रक्चरल आयरन, स्टील वर्क होगा कैंटीन में, उसको कितना दिन के इंटरवल में हमको पेंटिंग करने का प्रोविज़न दिया गया है रूल में। वंस इन ए ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर्स, वंस इन एवरी 3 ईयर्स, वंस इन एवरी 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल में एक बार, वंस इन एवरी 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ याद रखने वाला चीज़ है। रूल 65 पढ़ेंगे तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वंस इन 3 ईयर्स। जो भी स्ट्रक्चरल आयरन, वुड वर्क, स्टील वर्क है कैंटीन में, इसको हर 3 साल में एक बार हमको पेंटिंग करना पड़ेगा। जब पेंटिंग करेंगे तो उसका डिटेल्स भी कहीं ना कहीं हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसका पहले कब हुआ था, यानी कि कब डेट ऑफ पेंटिंग, नेक्स्ट डेट ऑफ पेंटिंग, और उसके बीच में जो इंटरवल है, डेट ऑफ पेंटिंग, कब पेंटिंग हुआ, नेक्स्ट डेट ऑफ पेंटिंग, नेक्स्ट कब करना पड़ेगा पेंटिंग, इसके बीच में जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, जो इंटरवल है, वो मैक्सिमम 3 ईयर्स हो सकता है। अगर 3 ईयर्स में आप 2 बार भी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा वो इंटरवल, पेंटिंग का इंटरवल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वंस इन एवरी 3 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, if a person does not possess any degree or diploma, what should be the minimum practical experience to appear blaster examinations? माइंस में ब्लास्टर रहते हैं ना, ब्लास्टर लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर एक आदमी के पास कोई भी डिग्री भी नहीं है या डिप्लोमा भी नहीं है, तो उसको अगर वो चाहता है ब्लास्टर एग्जामिनेशन अपीयर होने के लिए है, तो उसका पास मिनिमम कितना साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? 2 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन शॉट फायरिंग, 3 ईयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस इन शॉट फायरिंग, 2 ईयर्स इंक्लूडिंग 6 मंथ एक्सपीरियंस इन शॉट फायरिंग, नॉन ऑफ दीज। क्या है सही आंसर? दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट्स, वो ब्लास्टर हो या फिर मेट हो, ये कहाँ है? रेगुलेशन 18 में लिखा गया है। रेगुलेशन 18 अगर पढ़ेंगे तो ब्लास्टर एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी किया गया है उसमें, कि जो फील्ड कैंडिडेट है, यानी कि उसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, जो इस क्वेश्चन का मुद्दा है। डिग्री डिप्लोमा एक आदमी के पास नहीं है तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक आदमी के पास डिग्री है तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक आदमी के पास डिप्लोमा है तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक आदमी के पास डिग्री है लेकिन वो माइनिंग में नहीं है, अलग सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, तो उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो सब प्रोविजंस है ये रेगुलेशन 18 में क्लियरली मैंशनड है। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है, यानी कि वो फील्ड कैंडिडेट है, तो वो अगर ब्लास्टर एग्जामिनेशन देना चाहता है तो उसके पास मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या लिखा गया है? 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 6 मंथ्स इन शॉट फायरिंग, यानी कि उसके पास माइनिंग में टोटल 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनमें से वो 2 साल में से
कम से कम 6 महीना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शॉर्ट फायरिंग में होना चाहिए, यानी कि ब्लास्टिंग में होना चाहिए। मतलब माइंस में टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 2 साल के बीच में मिनिमम 6 महीना का उसका ब्लास्टिंग में मतलब वो काम किया होना चाहिए, और वो 6 महीना भी मिनिमम ब्लास्टिंग में काम किया है और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट देते हैं ना, माइंस मैनेजर्स के लेना पड़ता है, उसमें वो चीज़ मेंशन्ड है, तो जाके वो एलिजिबल होगा ब्लास्टर एग्जामिनेशन देने के लिए। ओके, ये प्रोविज़न है। और दूसरा क्या क्या प्रोविजंस है, अगर कोई भी आदमी जिसके पास डिग्री है लेकिन अलग ब्रांच में, माइनिंग में नहीं, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल, सिविल यानी कि जियोलॉजी, या फिर मतलब माइनिंग छोड़ के बाकी कोई भी ब्रांच में अगर उसके पास डिग्री भी क्यों ना हो, उसके पास ब्लास्टर एग्जाम देने के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उनमें से मिनिमम 4 महीना का एक्सपीरियंस शॉर्ट फायरिंग यानी कि ब्लास्टिंग में होना चाहिए। ओके, ये एक प्रोविज़न है। तीसरा प्रोविज़न क्या है, अगर एक आदमी के पास डिप्लोमा यानी कि और या फिर डिग्री है, डिप्लोमा हो सकता है या फिर डिग्री हो सकता है, उसके पास अगर सर्टिफिकेट है माइनिंग में, तो उसको अगर ब्लास्टर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ब्लास्टर सर्टिफिकेट अगर वो हासिल करना चाहता है तो उसके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग 2 मंथ्स इन शॉर्ट फायरिंग। मतलब टोटल 6 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लास्टिंग में और माइंस में, और उस 6 महीने के अंदर मिनिमम 2 महीना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए ब्लास्टिंग में, तब वो एलिजिबल होगा ब्लास्टर एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो ये रेगुलेशन 18 रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी व्हिच नीड लाइज ऑन द टॉप। ये तो सीधा सीधा माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो मैस्लो नीड हायरार्की है, उनका जो थ्योरी के हिसाब से उनका जो ट्रायंगल वो एक सजेस्ट किए थे, उनका जो थ्योरी के हिसाब से वो ट्रायंगल का टॉप में कौन रहता है, बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम। क्या है इसका सही आंसर? दोस्तों, आप अगर मेरा इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपको ज़रूर एक इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि माइंड मैनेजमेंट के ऊपर मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें बहुत डिटेलली हम लोग डिस्कस किए हैं माइंड मैनेजमेंट के ऊपर, माइंड मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन थ्योरी क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसका एक तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, उसका थोड़ा अभी तैयारी हुआ नहीं है, मतलब वीडियो तो बना नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर्ड हुआ है, उसमें मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की भी शायद है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और ये चीज़ कंसेप्ट को ज़रूर समझेंगे। अब मैं तो यहाँ पे जस्ट शॉर्टली ज़रूर बताऊंगा ही मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की क्या है, लेकिन अगर इन डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। सब्जेक्टिव मैटर्स ऑन माइंड मैनेजमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 2 अलग अलग वीडियो हैं। मेरा चैनल को अगर आप लोग विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ओके, तो ये क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। आज पर मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी व्हिच नीड लाइज ऑन द टॉप। मास्लोस जो नीड हायरार्की थ्योरी सजेस्ट किए थे, उनका एक ट्रायंगल वो सजेस्ट किए थे, और ट्रायंगल में 5 अलग अलग स्टेप्स है। तो सबसे ऊपर में, सबसे टॉप में कौन सा नीड्स है? बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो इसको जस्ट शॉर्टली मैं समझा देता हूँ। मास्लो एक मोटिवेशनल एनालाइजर है, उन्होंने एक सजेस्ट किए थे एक ट्रायंगल क्या है, उन्होंने बताए थे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी आदमी हो, उसका 5 नीड रहता है टोटल, इन टोटल उसका टोटल लाइफ साइकिल में उसका 5 नीड रहता है। ये मोटिवेशन थ्योरी है। ओके, तो अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं किसी काम के लिए, तो पहले उसका नीड को हमको समझना पड़ेगा। उसका नीड क्या है, उसका नीड के हिसाब से अगर हम लोग फुलफिलमेंट करने के लिए उसको प्रलोभन दिखाएं, उसको उस लाइन में
सोचने के लिए मजबूर करें तब जाके वो मोटिवेट होगा। तो इसलिए उसका पहले नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो नीड फाइंड आउट करने के बाद कैसे उसको हम लोग मोटिवेट करें वो थ्योरी अलग है, लेकिन वो इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग आए तो वो बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग का 5 तो नीड्स रहता है उसका लाइफ साइकिल में। क्या क्या? फिजियोलॉजिकल, मैं सिक्वेंशियली बता रहा हूँ बॉटम से टॉप। ओके, टॉप में हम आंसर तो इसका पता कर लिए कि टॉप में रहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है मैं अभी थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा जरूर, लेकिन बॉटम से टॉप क्या क्या है पहले सिक्वेंशियली बता रहा हूँ। ओके, सबसे नीचे रहता है फिजियोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो सबसे नीचे जो है फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल मतलब जो जनरल ह्यूमन नीड्स रहता है, बेसिक ह्यूमन नीड्स इसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना फूड, ड्रेस, और क्या, होम, हाउस, मतलब जो जनरल नीड्स रहता है कि एक आदमी का खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, कुछ अच्छे कपड़े पहनने का इंतजाम, जो उसका बेसिक नीड्स रहता है वो सबसे लोएस्ट नीड्स है। उसको तो सभी आदमी के लिए ज़रूरत है ही उस नीड्स को, मतलब कुछ अच्छे जगह पे रहना, अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये तो सबका बेसिक नीड्स है। ये सबसे नीचे रहता है ट्रायंगल का। ओके, उसका ऊपर रहता है सिक्योरिटी। एक आदमी के पास खाने पीने का इंतजाम हो गया, उसके पास पहनने का इंतजाम हो गया, उसके पास रहने का इंतजाम हो गया, उसके बाद वो क्या सोचेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, जॉब सिक्योरिटी, यानी कि वो जो इनकम सोर्स है, कोई भी इनकम, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, कुछ अलग कोई कुछ कर रहा है, जो जहाँ से भी उनका इनकम का सोर्स है, इसके बाद वो स्टेबिलिटी सोचता है। पहले स्टेबिलिटी नहीं सोचता है, पहले क्या सोचता है कि कहीं से भी मेरा थोड़ा पैसा आ जाए मेरे पास, मैं इनकम करने लायक हो जाऊँ, पहले वो पहला उसका डिमांड रहता है, उसका नीड रहता है। एक बार जब वो इनकम करना शुरू कर देता है, मतलब पैसा आना शुरू हो जाता है, इसके बाद फिर स्टेबिलिटी के ऊपर सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये स्टेबल लाइफ टाइम के लिए चलेगा, तो नहीं तो फिर वो दूसरा किस सोर्स को पाने के लिए कोशिश में रहता है। हो सकता है एक आदमी बिजनेस कर रहा हो, लेकिन उसको लग रहा हो कि मतलब ये 1-2 साल या 10 साल के बाद नहीं चलेगा, या फिर मैं मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, फिर उसके बीच वो फिर दूसरा एक इनकम सोर्स ढूंढने लगता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन का जो पहला नीड्स है, इसीलिए तो हो गया फिजियोलॉजिकल। इसके बाद हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ये सब सिक्योरिटी कैटेगरी में आता है। तीसरा, ये दोनों होने के बाद तीसरे में आता है बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस यानी कि अफेक्शन, फिर फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ आता है बिलोंगिंगनेस में। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जब तक आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास अच्छा खाने पीने का मतलब खुद से इनकम किया हुआ चीज़ नहीं है, तब तक आप ये अफेक्शन, लव, इसको उतना ढंग से समझते नहीं हो, सिर्फ मैकेनिकल ढंग से समझते हैं कि हाँ ये मेरा रिलेटिव में ये होगा, ये होगा, वो होगा, उसके घर जाऊंगा, ये सब मैकेनिकल वे में होता है। जब तक आप खुद एक कैपेबल नहीं होगे इनकम सोर्स का, आपका स्टेबल इनकम सोर्स नहीं रहेगा, तब तक आप सही मायने में अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। जब आपका एक स्टेबल इनकम सोर्स रहेगा, आप खाने पीने रहने का सब में अच्छे से इंतजाम हो गया, तब जाके आपका दिमाग में अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ आता है। ये होता है थर्ड लेवल ऑफ नीड ह्यूमन का। पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, सेकेंड हो गया सिक्योरिटी, थर्ड हो गया बिलोंगिंगनेस, चौथा है एस्टीम। जब ये जो नीचे वाला 3 स्टेप जो हम लोग डिस्कस किए, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, कंप्लीट हो जाता है एक आदमी के पास, चौथा लेवल आता है एस्टीम। एस्टीम मतलब सोशल स्टेटस, सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन इन सोसाइटी, ये सब डिमांड आ जाता है। यानी कि पहले आपके पास खाने का नहीं था, खाने पीने का नहीं था कुछ जुगाड़, आप पहले जुगाड़ कर लिए, मतलब खाना पीना जुगाड़ कर लिए, कुछ इनकम सोर्स ढूंढ लिए, ये हो गया आपका पहला लेवल। उस टाइम में आपको ये सोशल स्टेटस
सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चीज़, सोशल रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ आपका दिमाग में नहीं आएगा। पहले मैं कहाँ से इनकम कर लूँ। जैसे इनकम शुरू हो जाएगा, सेकेंड लेवल में सिक्योरिटी यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इनकम सोर्स के बारे में आप सोचेंगे। जब वो स्टेबिलिटी आ जाएगा तो तीसरे बार आप अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, ये सब चीज़ के बारे में सोचेंगे। फिर जैसे ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास ये सब आ जाएगा, चौथा लेवल में आप फिर सोशल में एक स्टेटस मेंटेन करना चाहेंगे कि बड़ा गाड़ी लूँगा, बड़ा बंगलो बनाऊँगा, मेरा खुद का एक गेस्ट हाउस बनाऊँगा। इस टाइप का आपका दिमाग में नीड आता है। ये हो जाता है चौथा लेवल ऑफ नीड, जिसको भी मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी के हिसाब से एस्टीम बोला जाता है। ओके, जब ये नीड भी आपका फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड लेवल हो गया आप इसका ये नीड, लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में मास्लो क्या बोल रहे हैं कि ये जो चौथा लेवल अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए, फिजियोलॉजिकल भी आपका पूरा हो गया, सिक्योरिटी पूरा हो गया, बिलोंगिंगनेस पूरा हो गया, एस्टीम यानी सोशल स्टेटस भी आपको मिल गया, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगलो, सब कुछ अच्छा हो गया। इसके बाद आदमी लोग का दिमाग में एक ऐसा चीज़ आता है, उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट सब फुलफिल जब हो जाता है, तब जाके उनको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि हर आदमी का एक पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, सब आदमी का अलग अलग रहता है, उनका एक खुद का गोल रहता है जो कि छुपा के रहता है। ये सब इनकम सोर्स, स्टेबिलिटी, सोशल वैल्यू, सोशल रेस्पेक्ट, ये सब बीच में वो मतलब छुप के रहता है। जब ये सब फुलफिल हो जाता है, तब जाके आदमी का, ह्यूमन बीइंग का दिमाग में आता है कि एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्सनली किस चीज़ में मेरे को खुशी नहीं शांति मिल रहा है। और उसके जैसे डिवोशन, गॉड हो सकता है, कुछ आदमी का गोल हो सकता है, कुछ आदमी का हो सकता है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम करूं। ये सब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये लास्ट में जाके होता है। कब होता है? जब ये जो चौथा लेवल ऑफ नीड्स फुलफिल हो जाता है, तब जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ एक ह्यूमन नीड बढ़ता है। ओके, तो ये है 5 लेवल ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो, जिसमें सबसे टॉप में कौन रहता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि ऑप्शन डी में है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन।